हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम 24 क्वेश्चंस और 24 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको हम लगभग 50 क्वेश्चंस क्लियर करा देंगे, जो कि आपके सामने आप 4 ऑप्शंस दिखेंगे। चारों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 50 से लोहा बनाने की एक प्रक्रिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे अगर पहली वीडियो आप मैंने नहीं देखे होंगे फेरस एंड नॉन फेरस, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग पिग आयरन के प्रोडक्शन में किया जाता है। ऑप्शन 1 दिया है क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस इसका मतलब हुआ क्यूपोला भट्ठी। फर्नेस मीन्स भट्ठी होता है। और सेकंड दिया हुआ है ब्लास्ट फर्नेस। और थर्ड दिया हुआ है ओपन हर्थ फर्नेस। और फोर्थ दिया है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस को बात्या भट्ठी बोलते हैं हिंदी में। और देखिए नेक्स्ट जो फर्स्ट ऑप्शन दिया क्यूपोला फर्नेस, ये आपका जो है क्यूपोला भट्ठी कहलाती है। जो ब्लास्ट फर्नेस जो है पिग आयरन बनता है। इसमें जो आयरन के अयस्क होते हैं मिट्टी से खुदाई के बाद निकलते हैं, तो उसको क्यूपोला फर्नेस में कुछ चार्ज डाल करके गलाया जाता है, तो एक पिग आयरन कच्चा लोहा बनता है। उसको कच्चा लोहा बनने के बाद फिर क्यूपोला भट्ठी में ले जाते हैं, तो यहाँ पे कास्ट आयरन बनता है ढलाई के लायक। उसके बाद पीट करके या अलग मेथड से अलग राट आयरन बनता है। ठीक, तो ये आपके राइट आंसर जो हो जाएगा। पिग आयरन के उत्पादन में क्यूपोला फर्नेस का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस का। और क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 51 कि लोहे और कार्बन का मिश्रण निम्न में से कौन सा है। तो लोहे और कार्बन का मिश्रण कौन सा है। तो लोहे और कार्बन का मिश्रण स्टील होता है। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। बाकी ये जो 4 ऑप्शन है पिग आयरन, कास्ट आयरन और राट आयरन, ये लोहे के, ये आपके लोहे के प्रॉपर्टी है। यानी आप कह सकते हैं कि लोहे कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के, पिग आयरन, उसके बाद कास्ट आयरन, उसके बाद राट आयरन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन और लोहे के मिश्रण से स्टील बनता है। चलिए आगे आपको क्वेश्चंस के हिसाब से परसेंटेज का भी आपको ज्ञान कराया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रहा है 52 नंबर कि निम्न में से टीन के संबंध में कौन सही कथन है। टीन उच्च तापमान को सहन कर लेती है, गलत बात है। अधिकतर सोल्डरों का टीन एक मुख्य मिश्रण तत्व है, ये सही है। टीन बिजली का अच्छा सुचालक है, ये भी गलत है। टीन एक कोरोजन रेजिस्टेंस धातु, उसमें कह रहा है कि टीन पे कोई संक्षारण यानी उस पर जंग नहीं पकड़ता है, तो ये भी गलत बात है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का सेकंड नंबर कि अधिकतर सोल्डरों का टीन एक मुख्य मिश्रण तत्व होता है। तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आपको बता दिया गया 52 का राइट आंसर बी हो गया। आपको बता दिया जाता है कि सोल्डर जो बनते हैं उसमें 60% टिन और 40% लेड होता है, तब जाकर के सोल्डर के तार बनते हैं, जिसको आप गला करके आपको कोई भी चीज़ का टाका लगाया जाता है धातुओं में। नेक्स्ट बात है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व होता है। स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा होता है। यानी फोर्जेबिलिटी में तो उसको पीट करके चौड़ा किया जाए, तो उसको प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व हो सकता है। सिलिकॉन है, मैग्नीज है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका कार्बन हो जाएगा। कार्बन जितना डालेंगे उसको फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कर रहा है 54 नंबर का है ग्रे कास्ट आयरन का बॉइलिंग पॉइंट यानी पिघलाव बिंदु क्या होता है। आप कह सकते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु कितना होता है। तो ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु आपका ऑप्शंस दिया हुआ है 1150 से 1200, बी में दिया है 1200 से 1250, सी में दिया है 1000 से 1050 और डी में दिया है 1250 से 1300। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1150 से 1200। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1150 से 1200 54 का। नेक्स्ट बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि इनमें से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है। ग्रे कास्ट आयरन का हाई कंप्रेसिव गुण होता है, तो ये अपने आप को सहन कर सकता है झटके इंजन के, इसलिए इंजन की बॉडी जो है कास्ट आयरन की बनाया जाता है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन दिया है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आयरन के बारे में आप लोग 10th क्लास में बहुत बारीकी से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बुक उठा के पढ़ सकते हैं, या ये फिर मेरे क्वेश्चंस लगाने के बाद आपका इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूट सकता है। तो चलिए बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से किस कारण से शुद्ध अवस्था में एल्यूमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य में नहीं किया जाता है। क्योंकि
इंजीनियरिंग कार्य में एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? यह ब्रिटल होता है, यह हल्का होता है, यह महंगा होता है, स्ट्रेंथ की कमी होती है। तो इसमें गलती जो है स्ट्रेंथ की कमी वाली होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है इसलिए उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि ये हल्का होता है और सस्ता भी होता है कॉपर से, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। ये देखिए आपको अब इसे यहाँ से जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपकी पढ़ाई बहुत बेकार चल रही है, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन दिया लेड, टीन, कॉपर और लिथियम। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। 57 का डी नंबर। अगर सबसे हल्की गैस की बात कर लिया जाए या तत्व की तो हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन हो जाता है और सबसे हल्का अक्रिय गैस तो हीलियम हो जाता है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। और टीन का उपयोग सोल्डर के लिए बनाया जाता है, तार उसमें उपयोग किया जाता है। कॉपर इलेक्ट्रिक के लिए सही चलता है, सिल्वर के बाद कॉपर का चालकता मैक्सिमम है। नेक्स्ट बात की जाएगा अति मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? एकदम मुलायम स्टील में कार्बन कितने परसेंट होता है ये बताना है आपका। तो आपका ऑप्शन दिया है 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.15%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.15%। नेक्स्ट बात किया जाए कि निम्न में से किसका प्रयोग आयरन को गैल्वेनाइज बनाया जाता है? आयरन के ऊपर किसका लेप चढ़ाया जाता है? इन गैल्वेनाइजेशन मेथड वही कहलाता है जिस पर किसी भी धातु पे उसका परत चढ़ा दिया जाए तो उसमें अब जंग नहीं लगता है। तो यही पे आपसे पूछा गया है कि आयरन के ऊपर किसका गैल्वेनाइजेशन बनाया जाता है? तो जिंक का बनाया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको नहीं पता है तो बहुत आपकी खराब पढ़ाई चल रही है, आप इस पर ध्यान दीजिए और ऐसे क्वेश्चन जरूर कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरा कंप्लीट करने हैं चैप्टर वाइज तो मेरे इस प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्न से 60 नंबर का आ रहा है कि निम्न में से एक ब्रांज किसका एलॉय है? ब्रांज किसका एलॉय है यानी ब्रांज में क्या क्या मिला करके बनाया जाता है? कॉपर और टिन, लेड और टिन, कॉपर और जिंक, कॉपर और लेड। तो 60 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 60 का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन। कॉपर और टिन के मिलाने से ब्रांज बनता है और कॉपर और जिंक के मिलाने से पीतल बनता है। ये आपका जो है पीतल के लिए है, पीतल के लिए कॉपर और जिंक, और कॉपर और टिन मिला देंगे तो ब्रांज बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस गुण के कारण धातु को रोल करके सीट बनाया जाता है? इलास्टिसिटी से तो फैलता है, इसको पीटेंगे तो फैलेगा, तो ये इलास्टिसिटी गुण हो गया। मेलिएबिलिटी, टेनासिटी, डक्टिलिटी जो है उसका फैलने का गुण है। इलास्टिसिटी फैल करके सिकुड़ जाने का, मतलब कोई फोर्स लगाया है उसको छोड़ने के बाद, फोर्स हटाने के बाद ये सिकुड़ जाए तो ये इलास्टिसिटी कहलाती है। और डक्टिलिटी उसको पीटेंगे तो चौड़ा हो जाए यानी बड़ा हो जाए। अब बचा 2 ऑप्शन आपको इसमें से बताना है कौन सही हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेलिएबिलिटी के कारण उसको रोलर के रूप में मोड़ा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 62 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 62 नंबर कह रहा है कि धातु का वह गुण जिसके कारण लोड को हटाने पर डिफॉर्मेशन के बाद वह अपने वास्तविक आकार में वापस आ जाता है। तो अभी बताए थे इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी जो गुण है और हटा लेंगे तो धातु अपनी पुरानी अवस्था में आती है। अगर कोई फोर्स लगाए हैं और उसको हटा लेते हैं तो धातु अपनी पुरानी अवस्था में आती है। अब मेलिएबिलिटी के कारण उसको रोलर के रूप में मोड़ा जा सकता है, ये मेलिएबिलिटी हो गया। और डक्टिलिटी के कारण उसको पीट करके चादर बनाया जा सकता है। स्टीफनेस जो है उसकी कड़ापन कहलाती है, उसमें कितने अकड़ है। तो ये आपको 4 ऑप्शन से चारों के बारे में बता दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 63 धातु का वह गुण जिसके कारण बाहरी फोर्स के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है, वो क्या कहलाती है? बाहरी फोर्स के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है, उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी उसे फैलने के गुण को कहते हैं। और इलास्टिसिटी अभी बताए थे, इलास्टिसिटी का गुण जो है अब हटा लेंगे तो आप फोर्स अगर हटा लेते हैं तो अपने वास्तविक गुण में आ जाएगी, वास्तविक आकार में आ जाएगी। मेलिएबिलिटी इसमें रोलर के रूप में मोड़ सकते हैं। स्टीफनेस कड़ापन है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है 63 का, वो आपके सामने है ए नंबर। प्लास्टिसिटी गुण के कारण जो है और उसको आप बाहरी फोर्स लगाते हैं तो वो फैल जाती है या उसके आकार में चेंज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 64-65 कि किस धातु का प्रयोग कर क्रेन का हुक्स बनाया जाता है? क्रेन का हुक जो आप लोग बहुत भारी वजन उठाते हैं
उसका हुक बनाया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आयरन जो होता है 3 प्रकार का होता है, पिग आयरन, कास्ट आयरन और राट आयरन। तो सबसे महंगा और सबसे तगड़ा आयरन होता है और राट आयरन, तो उसी का बनाया जाता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे लोहे का लगा रहता है हुक, तो सबसे तगड़ा राट आयरन का बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील का जो है ये अलग अलग पुल वगैरह में लगाए जाते हैं, तो ये आपका नहीं लगाता है क्रेन के हुक्स में, क्रेन के हुक्स में यही लगता है राट आयरन। कास्ट आयरन इंजन की बॉडी वॉडी बनाई जाती है। कास्ट स्टील, कास्ट आयरन को मिक्सर बनाया जाता है, तो कास्ट स्टील का नाम दे दिया गया है, खास उसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर का आ रहा है कि कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, जिसपे धातु पे जंक नहीं लगता है। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि उस पर जंक नहीं लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए नंबर। एल्युमिनियम पे जो है जंक नहीं लगता, आप लोग देखे होंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर जो खंभों पे लग रहते हैं एल्युमिनियम का ही खिंचवाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 66, वह कौन सा एलाय है जो नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है? यानी नमकीन पानी से जो होता है कोरोजन यानी संक्षारण लगता है, यानी जंक लगता है, उसको कौन रोक सकता है ये बताना है। ये देख धातु है जिसपे नमकीन पानी हो या कोई भी पानी हो उस पर कोरोजन नहीं लगता है, तो यही आपको बताना है कौन सा रोक सकता है। ब्रास, गन मेटल, जिंक, निकिल, क्रोम एलाय। तो 4 ऑप्शन आपको बता दिए, आपको राइट आंसर कौन सा है ये बताना है। तो आपको कुछ समय पहले हम बताए थे कि किसी भी धातु पे यानी लोहे पे जिंक का गैल्वेनाइजेशन के माध्यम से परत चढ़ाया जाता है। लोहे के धातु पे जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो वही जो है उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो जिंक जो है क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वह कोरोजन को रोकता है, यानी संक्षारण को रोकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है जिंक क्या करता है? संक्षारण को यानी कोरोजन को रोकता है। नेक्स्ट बात करेंगे 67, निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण कौन सा है? ग्रे कास्ट आयरन का गुण कौन सा है? मेलिएबिलिटी और डक्टाइल, टेंसाइल, सुदृढ़। तो 67 का कौन सा राइट आंसर आपको बताना है। तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर सुदृढ़ यानी सॉलिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, 69। तो कह रहा है कि किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है? तो कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है आपका राट आयरन में। आपका राट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ये आयरन की बात किया जाता है तब। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किस धातु में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो राट आयरन में। और नेक्स्ट बात करेंगे मिश्र धातु होते हैं। मिश्र धातु शुद्ध धातु होते हैं कि धातु किसी भी अनुपात में मिश्रण होता है, कि धातु का निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है, क्या धातु का मिश्रण होता है। तो देखिए मिश्र धातु तो धातु है, धातुओं का मिश्रण है। अब शुद्ध अनुपात में है कि अशुद्ध में, ये आपको फाइंड करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि धातु का निश्चित अनुपात में मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कह रहा है कि कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? स्टील में तो लोहे और कार्बन का मिश्रण से बनता है। तांबा, कापर जो है मिश्र धातु नहीं है। ये कापर का 29 परमाणु क्रमांक होता है, तो ये शुद्ध धातु है। पीतल में पिताजी यानी कापर और जिंक, कापर प्लस जिंक मिलकर के क्या बनता है? पीतल बनता है। कांसा में कापर और टिन यानी Cu प्लस Sn मिलकर के टिन बनता है, ये कांसा बनता है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिश्रित धातु नहीं है तो तांबा। ऑप्शन के हिसाब से आपसे दूसरा भी पूछ सकता है कहीं भी। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि अब देखिए यही लास्ट क्वेश्चन 3 बचे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा कितने % होती है? हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितने % होती है? तो होती है आपकी 0.75% से लेकर के 1.5%। ये आपके ऑप्शन सामने दिख रहे होंगे। तो इसमें से राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा कि 0.75 से 1.5%। हवाई जहाज़ की बॉडी किस धातु से बनाया जाता है? यानी बॉडी जो होता है उसका किस धातु से बनाया जाता है? एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, मैग्नीशियम। कॉपर से बनेगा तो बहुत भारी हो जाएगा और उड़ नहीं पाएगा और महंगी धातु है। तो कोई भी कंपनी है तो अपने को सबसे उत्तम, सबसे कम पैसे में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचती है। तो इस माध्यम से आपका जो है एल्युमिनियम यूज किया जाता है हवाई जहाज़ की बॉडी बनाने में। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है?
तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता जो होती है ठोस की होती है। ये आपको ध्यान देने वाली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता ठोस की होती है। हालांकि आप सोचेंगे कि ठोस कहाँ से प्रत्यास्थ होगा, कहाँ से उसमें एक्सटेंशन आएगा, लेकिन ये होती है क्योंकि जब भी देखते हैं तो आप स्टील का पुल देखते हैं, स्टील का पुल बना होता है, या अब तो लेड के भी पुल बन रहे हैं, लेड का पुल यानी शीशा का पुल बन रहा है। तो इस तरह से आपके ये जो हैं 24 क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए। 24 में से 4 क्वेश्चंस हमें उम्मीद है कि 100% आएगा। तो जय हिंद फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए।